So hello everyone, in this video we are going to study about biological classification. Basically ये biological classification का वन शॉट लेक्चर होगा जिसको मैंने बनाया तो नहीं है, आई गेस मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी. लाइक ये मेरा पहला पार्ट है जो अभी जा रहा है और आई गेस एक और पार्ट लगेंगे, वहाँ पे मैं प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया और प्लांटी जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करूँगी. इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि मैंने एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाए देख के. लाइक आपका एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, साथ में लर्न कर रहे हो और उसके बाद एक बार बस इस नोट्स को गो थ्रू कर लोगे आप, तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो इससे आपका ये जो लास्ट क्रूशियल टाइम है यहाँ पे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फर्दर मैं सारे चैप्टर्स के लाऊंगी. लाइक अभी 1 महीने के अंदर मैं सारे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन करवा दूंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बिन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म. बहुत पहले से ही बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें. अब क्लासीफाई आपके मन में एज अ स्टूडेंट, मेरे मन में भी आता था. इनफैक्ट मैं तो नोट्स बना रही थी तो भी मेरे मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने बस कुछ इसी तरीके से लेक्चर बनाए कि जो क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे थे वो आप में भी आएगा, तो हम उसका आंसर देते चलेंगे. तो फिर पहले आप सोच सकते हो कि हमें क्लासीफाई करने की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्लासिफिकेशन किया ही क्यों. तो मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन हम हमेशा तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ की स्टडी को ईजियर बनाना होता है. लाइक हमें अपनी, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, तो हम कैसे पता कर रहे थे कि ये प्लांट्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स है, ये ऑर्गेनिज्म ये है, ये ऑर्गेनिज्म वो है. तो हमारे लिए स्टडी जो था वो बहुत वास्ट हो जा रहा था. तो हमने सोचा कि हम चीज़ों को ईजी बनाते हैं. ईजी बनाने के लिए हमने क्लासीफाई किया. क्लासीफाई कैसे किया कि हमने सोचा कि कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर ले लिया, क्राइटेरिया ले लिया कि ये ऑर्गेनिज्म अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो अपन इसको इसमें रख देंगे, अगर ये इसको फॉलो करेगा तो इसको इसमें रख देंगे. तो बस यही है कि बहुत पहले जो पार्ट है उसमें क्लासिफिकेशन है बेसिकली, उसके बाद हमारे किंगडम्स दे रखे हैं. तो सबसे पहले यही है कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, बट पहले ज़माने पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें किसी ने भी साइंटिफिक क्राइटेरिया को यूज़ नहीं किया. मतलब बस क्लासिफिकेशन हर किसी को करना था तो सब आ रहे थे अपना दिमाग लगा रहे थे कि चलो ऐसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे करेंगे. बट उस वक्त मतलब जहाँ पे क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ था, जहाँ पे लोग खाने के लिए चीज़ मिल जाए तो बहुत मुश्किल, वहाँ पे कोई क्या ही दिमाग लगाएगा कि भाई जो हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो साइंटिफिक है नहीं है. तो बट बहुत सारे लोगों ने कोशिश की. उसमें से सबसे पहले हमें जो बहुत लोग आए, कोशिश करा, उनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था, सब चले गए. बट हमें जो इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने को. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया, तो वो अरिस्टोटल ने दिया. उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया और उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, ट्रीज़ में, स्hrubs में, हर्ब्स में, और एनिमल को डिवाइड कर दिया उन्होंने इनेमिया और अनेमिया. इनेमिया वो थे जिनके रेड ब्लड थे और अनेमिया वो करा जिनमें रेड ब्लड नहीं थे. ठीक है, तो इससे ये पता चला कि सब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, आए गए, बट हमें उसमें से पढ़ना उसका है जिसका साइंटिफिक था. तो सबसे पहले साइंटिफिक हमारे एरिस्टोटल ने दिया. उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जो उनको बाहर से विजुअल थे. मॉर्फोलॉजिकल मतलब यही होता है. तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स 2 किंगडम बांटे. कैसे, उन्होंने बोला कि प्लांट जो उसमें ट्री, स्hrubs, हर्ब्स है, और जो एनिमल्स थे उनको 2 पार्ट में बांट दिया कि जिसका रेड ब्लड होगा उसको इनेमिया बोलेंगे और जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा उसको अनेमिया बोलेंगे. इतना हमारे एरिस्टोटल भाई साहब ने करा. अब हमारे पास आते हैं लीनियस ने क्या करा, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑब्वियस है, एक प्लांटी दिया और एक एनिमेलिया दिया. ओके, प्लांटी में इन्होंने कहा कि सारे प्लांट, जितने भी प्लांट्स इंक्लूडेड है सब इन्होंने डाला, और एनिमेलिया में सारे एनिमल को डाला. अब कुछ ड्रॉबैक इनके ये थे कि ये बता नहीं पा रहे थे, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में नहीं कर पा रहे थे, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक. मतलब इन्होंने क्लासीफाई कर दिए कि चलो भाई ये प्लांट है इसमें सारे प्लांट को डाल दो, ये एनिमल है इसमें सारे एनिमल को डाल दो. बट इनके क्लासिफिकेशन से क्या हुआ कि ये बहुत सारे यूनिसेलुलर, प्रोसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ डाल दे रहे थे. बहुत सारे फोटोसिंथेटिक जैसे कि हमारे एल्गी हो गए, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि हमारे फंजाई हो गए.
तो उसको भी ये 7 डाल दे रहे थे। तो इनका क्लासिफिकेशन भी ओवरऑल चला नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इनके में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यही दे रखा है यहाँ पे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी हो गया। इन्होंने बांट तो दिया कि आधा प्लांट है आधा एनिमल, बट दिक्कत क्या था कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज थे जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉलो ही नहीं कर रहे भाई। तो अब उनका क्या करना। और इनके और भी ड्रॉबैक थे कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे प्रो में, यू में, यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर में, फोटोसिंथेटिक में, नॉन फोटोसिंथेटिक में। तो लोगों ने इनको कहा कि चलो भाई, तुम्हारा भी कुछ अच्छा नहीं है, अब आगे बढ़ो। फिर हमारे पास आते हैं RH व्हिटेकर। इनका इंपॉर्टेंट रखना है, ये तो आपको याद ही होगा, हम जब क्लास 8 में पहली बार सेल चैप्टर पढ़ते हैं, हाँ नहीं उससे पहले पढ़ते हैं, नहीं 8 में पढ़ते हैं, तो भी आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो ये ऑलमोस्ट हमें याद ही होता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो RH व्हिटेकर ने, ईयर आपको याद रखना है 1969, इन्होंने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज़ करा कि उसके बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या यूज़ करा, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय RH व्हिटेकर ड्यूरिंग हिज क्लासिफिकेशन। तो 5 थे, क्या क्या थे, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है, रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल असेक्सुअल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक 3 NCERT में वैसे थोड़ा सा दिया हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, बट क्योंकि वो टॉपिक था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है कि अब 3 डोमेन सिस्टम, मतलब 3 डोमेन सिस्टम को अपन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जो कि हमारा किसने दिया था, कार्ल ऊज ने दिया था 1977। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ईयर याद रखो क्योंकि NCERT में मेंशन नहीं है, बट फिर भी फर्दर आप थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकते हो जितना ज़रूरत हो, बट मुझे नहीं लगता कि साइंटिस्ट के नेम वगैरह उससे अब आएंगे, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो 3 डोमेन सिस्टम जो था वो कार्ल ऊज ने दिया था 1977 में, जिसने क्या करा था बेसिकली कि जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसको 2 डोमेन में बांट दिया, और बाकी हमारे जो भी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया, इन सारों को उसने क्या करा कि एक किंगडम में रख दिया। तो जो हमारा बैक्टीरिया था, मतलब मोनेरा था, उसको 2 डोमेन में बांटा, एक में यू बैक्टीरिया और मतलब सारे बैक्टीरिया, और एक में सिर्फ आर्की बैक्टीरिया को ला दिया। तो ये दोनों मिला के हमारे 2 डोमेन हो गए, और एक डोमेन में हमारे जितने यूकैरियोट थे उसको डाल दिया इन्होंने। ठीक है, ओके, फर्दर चलते हैं। अब क्या हुआ, जो पहले क्लासिफिकेशन हुआ था RH व्हिटेकर के आने से पहले, उसमें क्या क्या कमी थी, और RH व्हिटेकर के आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, उसका एक रिलेशन बना के आई गेस NCERT के ऑलमोस्ट 1 पेज में दिया हुआ है। तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ ईजी वे में लिख दिया, क्योंकि बेसिकली मुझे लर्न करने में बहुत दिक्कत होता, क्या पहले क्लैडोमोनास क्लोरेरा किस में था, अब किस में गया। तो आई होप आपको ईजी लगे, तो वो पढ़ते एक बार कि जब अर्लियर क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो क्या था कि हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो भी थे सब एक ही कैटेगरी में आते थे, उनको रखा जाता था प्लांटी में। क्यों रखा जाता था, क्योंकि देखा जाता था इन सब के पास सेल वाल है। ऑल्दो हमें आज पता है कि बैक्टीरिया के सेल वाल की अलग है, अलग चीज़ के बने होते हैं, कंस्टिट्यूएंट अलग है, और फंजाई काइटिन के बने होते हैं, बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन तब ये नहीं देखा जाता था, तब देखा गया बस पहले कि सबके पास सेल वाल है, तो चलो सबको एक में डाल देते, और वो एक क्या था, वो हमारा एक था किंगडम प्लांटी। उसके बाद क्या हुआ, पहले के क्लासिफिकेशन में ऐसा था कि बहुत सारे ग्रुप जो थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग थी उनको भी ये साथ में रख देता था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोट के साथ रख देता था। मतलब पहले तो इसने ऐसा करा कि जो भी किंगडम है, जो भी जिनके पास सेल वॉल है, चलो सबको प्लांटी में डालो। फिर इससे भी बड़ा गलती ये कर रहे थे कि चलो जो फोटोसिंथेटिक है और मतलब जो ऑटोट्रॉप है, जो हेट्रोट्रॉप है, उनको भी साथ में डालो, जो प्रोकैरियोटिक है, जो यूकैरियोटिक है, उनको भी साथ में डालो, और जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है उनको भी साथ में डालो। जैसे ये क्लैडोमोनास और स्पाइरोगैरा, इन दोनों को साथ में डाल दे रहे थे। इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टीसेलुलर, चलो सबको बस साथ में डालो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जैसे फंजाई है उसको ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के साथ डाल दे रहे थे, तो इस जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। तभी तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे गए ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारे जिसने भी करा था, किसने करा था,
मैं कह रही हूँ जिसने भी करा था, लीनियस ने करा था, तो उसने क्या करा था, देखो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो यही आगे हमने ड्रॉबैक पढ़ा क्या कि स्पाइरोगाइरा और क्लैडोमोनास को एक साथ डाल दे रहा था। फोटोसिंथेटिक हमने देखा कि एल्गी और फंजाई को एक साथ डाल दे रहा था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मतलब बैक्टीरिया और यूकैरियोट को एक साथ डाल दे रहा था। तो ये सब दिक्कतें पहले आ रही थी। फिर हमारे पास आ जाता है कौन सा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप है, अब प्रोटिस्टा एक किंगडम बना। प्रोटिस्टा किंगडम क्या करता है कि जो हमारे क्लैडोमोनास और क्लोरेरा है उनको पैरामोशियम और अमीबा के साथ ला देता है। पहले हमारा कैरेक्टर क्या देखते थे भाई, चलो जिसके पास सेल, एक सेकेंड, जिसके पास सेल वॉल है सबको अपन डाल देते थे प्लांटी में, जिसके पास नहीं है उसको अपन डाल देते थे एनिमेलिया में। लेकिन जब हमारे पास ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसमें ये हुआ कि हमारा जो प्रोटिस्टा था उसके प्रोटिस्टा बनने से हमारे वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं थे और वैसे जिनके पास थे वो भी साथ साथ आ गए। जिसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्लैडोमोनास और क्लोरेला जो थे उनके पास सेल वॉल थे और पैरामीशियम और अमीबा के पास नहीं थे, लेकिन सबको हम प्रोटिस्टा किंगडम में ही डाले। कब? जब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। तो ऊपर कुछ ड्रॉबैक्स थे और कुछ चेंजेस जो 5 किंगडम बनने के बाद आए, तो ये आप एक बार इंपॉर्टेंट है देख सकते हो। अब हम एक एक करके बाकी सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके सोल मेंबर्स होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोट्स, और इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हाँ हर जगह पाए जाते हैं। लिव इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन, कहीं भी रह सकते हैं, डीप ओशंस में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट्स में, ओके। और बहुत इसमें से जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि अपन माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी दिया हुआ है कि पैरासाइट्स की तरह रहता है प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। अब बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, क्या पे, बेस्ड ऑन देयर शेप, कि उनकी शेप कैसी है। सबसे पहले दिया हुआ है कोकाई, फिर है बैसिलाई, फिर है स्पाइरिला और फिर है विब्रियो। कोकाई आप तो देख के स्पेरल्स गाना बिहार नहीं तेरा कोका कोका, तो लाइक वो सर्कल, तो आप ऐसे याद रखते हो कि ये सर्कल होते हैं। बैसिलाई बैट जैसा याद रख लो, तो ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली फाउंड है, सबसे ज़्यादा पाए वाले। और इनमें एक इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में बनाई हुई है कि इनके पास स्पोर होते हैं, ओके। स्पाइरिला ये देख के कि स्पाइरिलम, इनके पास फ्लैजिलम होता है, स्पाइरिला है तो। और विब्रियो याद रखना है कि कॉमा सेप्ट है। तो हमारे पास कितने तरीके के बैक्टीरिया हुए सेप्ट के बेसिस पे? 4। सबसे पहले कोकाई, हाइनीथेरा कोका, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया सर्कल, फिर मतलब स्फेरिकल, ओके। उसके बाद बैसिलाई, बैट शेप, लंबा, इसके पास क्या था, ऐसे याद रखो कि बैट शेप था, बैट में आगे एक डंडा सा पकड़ने का होता है, तो इसके आगे एक स्पोर होता है, तो आप इससे याद रख लो। उसके बाद हमारे पास था विब्रियो क्या था, कॉमा शेप था, और एक था हमारे पास स्पाइरला, तो इसमें फ्लैजिलम। हाँ, और लास्ट क्या था हमारे पास, स्पाइरिला। 4 पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, उसके पास फ्लैजिला होते थे। तो यहाँ से हमारे चारों शेप जो है वो रिवाइज हो गया अच्छे से। अब अपन देखते हैं फर्दर मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। दो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कैसे? देखो, इसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं, सॉरी, इसमें से आई थिंक देयर इज अ लैग, हाँ, तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में भी 2 कैटेगरीज है, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और एक है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब देखो, जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारा हेट्रोट्रॉपिक होता है। इतने हमारे पास दे रखे। क्या बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा, चलो रिवाइज करते हैं कि बैक्टीरिया जो है चुन्नू सा है, छोटा सा है, तो स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप 2 तरीके के होते हैं। पहले जो हमारे होते हैं
वो हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं, और जो वास्ट है, जो अधिकतर बैक्टीरिया है, वो हमारा हेट्रोट्रॉप पाया जाता है। वो हमें दो तरह के बारे में थोड़ा डीप में दिया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वो पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ये बहुत ही कहीं भी हार्श कंडीशन में रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि क्यों ये बाकी बैक्टीरिया से क्यों अलग है कि हार्श कंडीशन में रह पाते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि इनका सेल वॉल जो होता है उसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, अलग चीज़ है, जिसकी वजह से मतलब इसके सेल वॉल में कुछ ऐसा एडेप्टेशन है जो बाकी बैक्टीरिया में नहीं है, इसलिए ये हार्श कंडीशन में रह पाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आप ऐसा कह सकते हो, हमेशा ही आता है अगर इस बैक्टीरिया के टॉपिक से आना है तो, कि हेलोफाइल्स क्या होते हैं जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं जो एसिडोफाइल, और मार्सी एरियाज़ में जो रहते हैं मेथेनोजेंस। अब मेथेनोजेंस क्या है, गट्स ऑफ रूमिनेंट काउज वेफेलोज में पाए जाते हैं, और इनका मदद क्या करते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया। अब अपन यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया, यू कैरियोट्स, प्रो कैरियोट्स, वहीं से आपने पढ़ा था यू मतलब ट्रू, तो ये ट्रू बैक्टीरिया है। मेरे फ़ोन की स्टोरेज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू स्टैंड फॉर ट्रू, और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, तो ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनको अपन पहचानते कैसे, दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, और अगर इनके पास फ्लैजिला है कब होगा, जब ये मोटाइल होंगे तो। अब एक हमारे एनसीईआरटी में साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। मैंने सारे पॉइंट्स को ऐसे बहुत फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है ताकि आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, मतलब लेक्चर सुनने के बाद आपको याद हो चुका होगा, और एनसीईआरटी के वो लंबी लंबी लाइन देख के आपको लगता है कई बार बहुत बोरिंग है। सिंपल आप नोट्स के थ्रू जाओगे, सारे कुछ मैंने पॉइंट्स में लिख रखा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक बार आप प्लीज़ देखना। हाँ, तो साइनोबैक्टीरिया को अपन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, सेम जैसे कि हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के पास होते हैं, ठीक है। इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, और फिलामेंटस हो सकते हैं। और ये जब कॉलोनीज़ में होते हैं तो ये सराउंडेड होते हैं एक जिलेटिनस सीट से। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्यों होते हैं, मैंने आंसर लिख रखा है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और क्योंकि ये कॉलोनी में है तो ये एक साथ रहे, ये बिछड़ के इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इनके ऊपर एक जेलेटिन की सीट लेयर लगी होती है। पाए कहाँ जाते हैं, हमारे फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल भी। और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, पॉल्यूटेड वाटर में ये ब्लूम बनाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेसलेस सेल्स कॉल हेट्रोसिस। बहुत सारे जो इसमें से होते हैं ऑर्गेनिज, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल सेल में, जिसका एग्जांपल नॉस्टेक और एनेबिना है। आई गेस नॉस्टेक की, हाँ नॉस्टेक की फ़ोटो बनी हुई है एनसीईआरटी में। जब अपन ये एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो फिर हम एनसीईआरटी को भी एक बार फास्ट रिकैप करेंगे, ताकि आपको जेन्युइनली लग जाए कि हाँ कोई भी एनसीईआरटी की पॉइंट्स नहीं छूटी है, सारे कवर्ड है, और ये बेस्ट है जो आपको अभी इस लास्ट टाइम में चाहिए रिवीजन के लिए। फिर हम देखते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जिसके एग्जांपल में हमने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनी बैक्टीरिया। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन सब्सटेंस को, और उससे जो एनर्जी निकलता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है। और कौन कौन से नाइट्रोजन को सब्सटेंस को, तो नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, और अमोनिया को, ये याद रखना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, एंड सल्फर हो गया। ओके, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनका तो देखा था हमने कि सबसे ज़्यादा जो वास्ट मेजोरिटी में पाया जाता है वो हमारा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। इनके सिंपल आई गेस 1 पैरा में दिए हुए, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है कि इनके क्या क्या याद रखना है हमें। पहले कि ये मेजोरिटी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ओके, मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। इनका सिग्निफिकेंट ह्यूमन अफेयर पे इम्पैक्ट है। क्यों, देखो कैसे, क्योंकि ये कर्ड मिल्क से कल्ट बनाने में मदद करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेज्यूम्स ऑफ रूट्स में मदद करते हैं। और इसमें से कुछ जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं, जो कि कॉज करते हैं डैमेज। ऑफकोर्स पैथोजन है तो डैमेज ही कॉज करेगा, ह्यूमन पे, क्रॉप पे, एनिमल पे। अब देखो इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। उसका चार का एग्जाम्पल दे रखा है, 4 बीमारी का जो बैक्टीरिया से होता है। तो आप उसको सिंपल एक ट्रिक से याद रखते हो, सीटी ऐसे याद रखो, कुकर की सीटी बजती है, 1-2 ऐसे, मतलब याद करने का तरीका है, कंटिन्यूसली बजती रहती है, तो बस सीटी मतलब 2 बार सीटी लिखना है तो याद हो जाएगा। एक सी फॉर क्लोरेरा, एक फॉर टाइफॉइड,
एक फॉर सिट्रस कैंकर और एक फॉर टेटनस। ट्रिक क्या है, सीटी सीटी, 2 सीटी लगी मतलब ऐसे याद रख लो। अब दे रखा है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ, तो वो अपन देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो मेनली फिजन से करता है, बाइनरी फिजन। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो ये स्पोर बनाता है। और जब आप फर्दर हाई क्लास में जाओगे, लाइक अभी हमारे सेकेंड ईयर में हमें पढ़ना है कि ऑटोक्लेव के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि ऑटोक्लेव क्या करता है। ऑटोक्लेव में बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया ने अपने अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, हम ऑटोक्लेव में उसको ही ब्रेक करते हैं और फिर जाके बैक्टीरिया को मार पाते हैं। तो यह फर्दर स्टडीज़ में पढ़ोगे कि अच्छा, जब इसने अभी अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बनाया था वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, लेकिन हम इंसान हैं तो हम हर चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट ये अडॉप्ट करता है एक प्रिमेटिव टाइप ऑफ DNA को एक बैक्टीरिया से अलग। ये भी आपको फर्दर पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तो उसमें इसको पढ़ना है। बट अभी तक जो NCERT में दिए एग्ज़ाम के लिए हमें उतना ही याद रखना है। एक सेकेंड, मैंने इसको ठीक तो कर रखा था। ठीक है, ये सही नहीं हो रहा, बट आप ऐसे देख लो। माइकोप्लाज्मा का था। माइकोप्लाज्मा के कुछ 4-5 लाइन दिए हुए थे, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली वही ध्यान रखना है, तो मैंने वो लिख रखा है इधर। पहला कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। दूसरा कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पैथोजेनिक होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन पार्ट ऑन मोनेरा। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोटिस्टा और फंजाई करेंगे। मेनली ये दोनों ही डीप में दे रखा है, और प्लांटी और एनिमेलिया को तो बस नाम दे रखा है कि हाँ ये दोनों भी किंगडम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक बार अभी अपन इसका देखो, जब हमने क्लासिफिकेशन करा तो उसके बाद NCERT में एक टेबल दी हुई है जिसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सारे में क्या क्या बहुत कैरेक्टरिस्टिक है वो दिया हुआ है। बट क्योंकि अगर अभी हम उसको देखेंगे तो हमने सारे किंगडम्स पढ़े नहीं है, ठीक है, तो अभी आपको दिक्कत होगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम एक बार सारे किंगडम को पढ़ लेते हैं, फिर हमें वो टेबल खुद से हम बना लेंगे ना, क्योंकि हमें पता होगा कि इस किंगडम में ये पढ़ना है, इस किंगडम में ये पढ़ना है, तो हमारे लिए ईजी होगा। तो फिर मैं तभी NCERT नेक्स्ट लेक्चर में NCERT कर लेंगे और वो टेबल भी देख लेंगे। तो तब तक के लिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़।